हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रुकमनी का सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं और सेट प्रैक्टिस आज का जो सेट प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस नंबर आपका हो जाएगा 12। चूँकि हम 11 तक सेट प्रैक्टिस करा दिए हैं। ये रुकमनी का जो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 न्यू एडिशन वो हम करा रहे हैं और आज हम लोग का 12 नंबर सेट प्रैक्टिस होगा। तो चलिए हम डिस्कशन करा रहे हैं। आप इसको अच्छे से सुनिए ताकि आपका जीके जीएस अच्छा हो जाए। तो चलिए बिना देर के हुए हम चलते हैं सेट डिस्कशन की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, टेस्ट सीरीज आज आपका 12 है और इस 12 नंबर टेस्ट सीरीज को आप कर लिए हैं। तो आप बार-बार इसे प्रैक्टिस करें, बार-बार इसका रिवीजन करें ताकि ये आपके जो बेस है वो अच्छा कर सके। कहा गया है कि 100 बुक देखने से अच्छा है कि आप एक बुक को अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से पढ़ें। तभी जाकर के आपके स्कोर धीरे-धीरे काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं और आप एक लेवल तक पहुँच पाते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम सेट डिस्कशन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न बोला है कि प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि यह जो हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉर्ड कर्जन अपने कार्यकाल में खराब परफॉर्मेंस के कारण औरंगजेब की उपाधि प्राप्त किया है। ये आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन की बात कर ले तो इसका कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 तक रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन इसी के द्वारा किया गया था। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन इसी के कार्यकाल में हुआ था। वही बात कर ले कि इसके खराब प्रदर्शन और खराब वैमनस्यता के कारण गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसे औरंगजेब कहा गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग तथा मनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। तो आपको इन सारी बातों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटी उषा। मैं बात कर लूं नीता अंबानी की, तो ये ओलंपिक की ओलंपिक की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर ले हिमा दास की, तो हिमा दास जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो है हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी में गेल गोल्ड मेडल दिलाने वाली महिला है। वही प्रथम महिला मेडल दिलाने वाली अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कर्णम मल्लेश्वरी है, जिसने पहली बार भारत को मेडल दिलाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि नमो भारत है, तो आपको ध्यान रखना है कि नमो भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम रैपिड रैपिडेक्स है। RAPIDX। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है कि ABC को फाड़ दो। इससे आपको ध्यान रखना है, ए से अमेरिका हो गया, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, फ से फ्रांस और र से रूस। इस तरह से 5 सदस्य ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के
अस्थायी सदस्य हैं। तो मैंने इसमें जापान का नाम नहीं लिया है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी होते हैं, नॉन परमानेंट, और वही 5 परमानेंट होते हैं। तो मैंने परमानेंट की बात कर दी है। नॉन परमानेंट की बात करें तो ये प्रत्येक 2 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं और प्रत्येक 2 साल पर जो है अस्थायी सदस्य का चुनाव होता है। बात कर ले हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो इसका गठन अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसके टोटल जो है 6 अंग है। तो इससे भी आपसे पूछा जा सकता है। 6 अंग आपको ध्यान रखना है और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है शांति और सुरक्षा विश्व में कायम करना। आगे बढ़ते हैं। लोहा अयस्क खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। आपको ध्यान रखना है कि बादाम पहाड़ ओडिशा राज्य में स्थित है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट लोहे के अयस्क है। और इस बातों को भी ध्यान रखना है कि ओडिशा के प्रमुख लोहा उत्पाद जिले क्योंझर, मयूरभंज, संबलपुर, कटक और सुंदरगढ़ है। ओडिशा में प्रमुख लौह खाने की बात करें तो बोनाई, दैतारी, गुरु हिसानी, सुलेपात है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ओडिशा लौह खानों से राउरकेला, बोकारो तथा जमशेदपुर में लोहे इस्पात केंद्रों लोहा भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है? दक्षिण ओर हिमालय की निम्न श्रेणी में सही क्रम, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है आपको हिमालय की। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले काराकोरम है सबसे उत्तर में। फिर उसके नीचे आप जस्ट आएंगे तो आपको उसके नीचे जस्ट आएंगे तो आपको मिलेगा लद्दाख। फिर जस्ट नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा जास्कर। फिर जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पीर पांजल। तो अब देखिए, सबसे उत्तर में आपका काराकोरम हो गया और सबसे दक्षिण में आपका पीर पांजल हो गया। तो देखिए कि सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर कर्म सजाना है तो सबसे उत्तर में आपको कौन काराकोरम किस में लिखा है? 3 नंबर में। तो 3 वाला यहाँ है, बस एक ही ऑप्शन में 3 वाला है। इस तरह से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इस तरह से यदि हमको एक भी पता होता है तो हम लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात थोड़ा कर लेते हैं अन्य फैक्ट्स की। तो अन्य फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस अथवा तिब्बती, बात करें कि ट्रांस हिमालय में का अधिकांश भाग तिब्बती स्थित है, इसीलिए इसे हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां में लद्दाख, जास्कर, कैलाश व काराकोरम हैं। ये सभी के सभी ट्रांस हिमालय के भाग हैं। पीर पांजल ट्रांस हिमालय के भाग नहीं है, इस बातों को ध्यान रखना है। काराकोरम को प्रमुख चोटी का नाम केटू है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर काराकोरम श्रेणी के पश्चिम की ओर जो है पामीर की गांठ है और पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी है। तो इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। लद्दाख जास्कर के समानांतर फैला हुआ है और लद्दाख के पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी है। तो थोड़ा सा लोकेशन भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो मैं आपको बता दूं, कच्छ का रण जो है ना गुजरात की यहाँ है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस पश्चिम में पाकिस्तान है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम
आईएमपीएस कहते हैं। अर्थात आईएमपीएस का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इस बातों को ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर नेफ्ट भी धन हस्तांतरण करने का ही तरीका है, वही आरटीजीएस भी धन हस्तांतरण करने का तरीका है। इसीलिए आपको नेफ्ट का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। याद रखेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। वही आपको आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो आशा करते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे है, भारत के निम्न में से प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान किसे मिला था? तो निशान ए पाकिस्तान आपको ध्यान रखना है 1990 में मोरारजी देसाई को मिला था। इस बात को ध्यान रखेंगे। वही 1991 में इन्हें 1991 में भारत रत्न भी दिया गया था और 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में ये जाने जाते हैं। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में मिलता है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता और लोक सेवा के क्षेत्र में मिलता है, वहीं ज्ञान अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा, जो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। इसकी शुरुआत आपको ध्यान रखना है 1965 से हुई है। अर्थात 1965 में प्रथम बार जी शंकर ग्रुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर 11 होगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न में बोला है कि भारत में पहला, शायद विजुअल हो, देख लीजिए। बोला है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को सिटी ऑफ द लिटरेचर मतलब साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो पहला साहित्य का शहर कोझिकोड को घोषित किया गया है। इस तरह से आप याद रखेंगे। और बात कर ले अन्य शहर की, तो आपको ध्यान रखना है कि एक शहर आपको ध्यान रखना है, वो शहर है अ, लिटरेचर लिटरेचर के अलावा संगीत का शहर ग्वालियर को घोषित किया गया है। और यूनेस्को ने शांति निकेतन और होयसल मंदिर को भी शामिल किया है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे और कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में याद रखेंगे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। सतर्कता आयोग सॉरी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 में 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक मनाया गया है। हाल ही में विश्व विरासत सप्ताह भी मनाए गए हैं। ध्यान रखना है 9 19 से 25 नवंबर को मनाए गए हैं। वही बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह भी मनाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये मनाया गया है आपको अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह 9 से 15 नवंबर। याद रखेंगे 9 से 15 नवंबर शांति विज्ञान सप्ताह, 9 से 15 नवंबर। वही 19 से लेकर 25 तक आपको ध्यान रखना है, ये मनाया गया विश्व विरासत सप्ताह। और 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक मनाए गए हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। तो इन सभी को याद रखना है एक साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपको ध्यान रखना है कि यूएस टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है 1981 में यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी। टेनिस का यह यूएस ओपन जो है एक टेनिस के खेल होते हैं
जिनमें साल में 4 खेल हैं। चारों खेल को आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है और अमेरिकन ओपन है। बात कर ले सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, तो वही उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद आपका विंबलडन होता है, उसके बाद अमेरिकन यूएस जो है साल का सबसे अंतिम में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि हाल ही किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 को बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लियोन मेसी को बैलन डी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये लगातार 8वीं बार बैलन डी अवार्ड पा करके इतिहास रच दिए हैं, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं लियोन मेसी का, तो ये आपको ध्यान रखना है अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इस बात एक फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो रोहतास का किला पाकिस्तान में स्थित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर ले कुछ अन्य किला का, तो कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में है, वही गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, वही ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है, वही सोनार का किला राजस्थान में है, वही सिंधुदुर्ग का किला महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका मैथमेटिक्स है। चूंकि हम जीके जीएस का डिस्कशन करा रहे हैं, यदि आप चाहें तो इसे हल करके देख सकते हैं। हम इसका आंसर सभी को बता दे रहे हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर आपका देख लीजिए, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न नंबर 19 का आंसर जो होगा आपको ध्यान रखना है सी हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर है आपका 20। 20 नंबर प्रश्न का आंसर देख लीजिए। 20 20 नंबर जो प्रश्न है, इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि 20 का बी हो जाएगा राइट आंसर। बात कर लेते हैं 21 का। तो देखिए 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 22 का आंसर हो जाएगा आपका, 22 का आंसर सी हो जाएगा 814। 23 का आंसर हो जाएगा आपको, 23 नंबर का आंसर जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे 7:30। वही 24 का आंसर देख लीजिए, 24 का आंसर बी हो जाएगा 36। 25 का आंसर देखिए, 25 का आंसर हो जाएगा आपको डी 25। 26 का आंसर आप देखिए, 26 का आंसर हो जाएगा आपको डी 8%। वही 27 का आंसर देखिए, 27 का आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि 27 का आंसर क्या होगा, तो 27 का आंसर भी डी हो जाएगा। 28 के आंसर 28 के आंसर में भी डी हो जाएंगे 7। 19 के आंसर में बी हो जाएंगे, 29 का आंसर सॉरी 29 का आंसर बी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, 29 का आंसर बी हो जाएगा। 30 के आंसर की बात कर लेते हैं, तो 30 का आंसर सी हो जाएंगे 8000। वही 31 के आंसर की बात करें, तो 31 का आंसर आपका जीके है, पहले पढ़ ले। यहाँ देखिए बोला है कि ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पहली महिला भारतीय रेसर का नाम बताना है। तो ये पहली महिला भारतीय रेसर हैं जिनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो अनामिका कुमत है, विनीता जायसवाल है, हुमैरा मुश्ताक है और समीरा रेड्डी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है हुमैरा मुश्ताक, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। हुमैरा मुश्ताक जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, भारत का पहला फार्मूला वन मोटर रेसिंग ड्राइवर है और भारत में पहली फार्मूला वन रेसिंग जिसे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है, ग्रेटर नोएडा का बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 2011 में आयोजित किया गया था। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश। तो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश आपको ध्यान रखना है
भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं 1892 का, तो इसने बजट पर बहस करने की शक्ति दी। बात कर लेते हैं 1909 का, तो इसने पृथक निर्वाचन व्यवस्था लाया था। बात कर लेते हैं 1919 का, तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लाए थे। तो इतनी बात आपको इन एक्टों से याद रखना है। दोस्तों, यदि आप पॉलिटिक्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो जस्ट हमारी मैराथन आने वाला है, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, तो 100% है कि आपको देखने का मौका मिलेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अ, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो हम अभी बताए हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम से लाया गया था। 1909 के अधिनियम से पार्लियामेंटरी सुधार था, जो पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया था। 1935 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। 1947 के तहत देश का आज़ादी मिली थी। प्राचीन काल में महानिविधि निर्माता, तो महान विधि निर्माता मनु थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि मनु स्मृति की रचना मनु के द्वारा किया गया था, और मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 में एक कोड ऑफ जंटू लॉस के रूप में किया गया था। कामसूत्र नामक पुस्तक की रचना वात्स्यायन के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिका 10 गीतिकी सूत्र लिखे थे। वही बात कर ले हैं गोविंद राज भरूची एवं कल्लुक भट्ट ने मनुस्मृति पर टीका लिखा है। तो इस सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ आपको ध्यान रखना है कि यह स्थापित किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बात कर ले भीमराव अंबेडकर के, तो 1924 में बॉम्बे में बहिष्कृत हितकरनी सभा की स्थापना किए थे। 20 मार्च 1927 को अंबेडकर जी ने, ध्यान रखेंगे, महार तालाब सत्याग्रह चलाए थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ सार्वजनिक चबादार तालाब से पानी का उपयोग के लेकर के ये सत्याग्रह चला था, और 1936 में इन्होंने लेबर पार्टी की भी स्थापना किए थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हरिजन सभा, तो हरिजन सभा की स्थापना याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भागवत और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो यह छठ पर्व सूर्य भागवत और उषा को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण कृष्णाभ कृष्णाभ मृत संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति वेदांत स्वामी स्वामी प्रभुपाद ने की थी। इस्कॉन इसे कहते हैं अंग्रेजी में। इसकी स्थापना 13 जुलाई 1966 को 13 जुलाई 1966 को हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इसके कुछ मूलभूत तत्व थे, जिसे तप हो गया, शौच हो गया, दया हो गया, सत्य हो गया। ये सभी इनके कुछ मूलभूत तत्व थे, याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति की समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से आधा सदस्य आरबीआई के सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा चुना जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये पश्चिम में स्थित है। ग्रेट डेजर्ट के पश्चिम में सिंधु नदी स्थित है। बात कर लेते हैं थोड़ा अन्य फैक्ट की। तो विश्व के ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, और बोखरचू के निकट से एक हिमनद से ये निकलता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा सबसे अच्छा निरूपण कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास होगा, सबसे अच्छा निरूपण। प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है पाणिनि को हम किस लिए जानते हैं। तो पाणिनि को अष्टाध्यायी के जो व्याकरण लिखे थे उन्होंने, इस रूप में हम जानते हैं, इसीलिए उनका कृति महत्वपूर्ण कृति अष्टाध्यायी है जो व्याकरण है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले आप थोड़ा-सा जान लीजिए कि अष्टाध्यायी की रचना उन्होंने संस्कृत भाषा में करी थे और 4000 श्लोक इसमें है। अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने वर्तिका ग्रंथ भी लिखा है। अगले प्रश्न है कि आगरा नगर स्थापित किसने किया था? तो आगरा नगर स्थापित करने वाले सिकंदर लोदी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1504 में इसने आगरा शहर स्थापना किया था। 1506 में उसे अपनी राजधानी बना लिया था। बात कर लेते हैं, आगरा सिकंदर लोदी ने बादलगढ़ का किला बनाया था वहाँ पे। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम के अवसर पर तजिया निकालने की प्रथा पर रोक लगा दिया था। वही महिलाओं को मजार पर जाने से भी मनाही कर दिया था। इसने गुलरुखी नामक कविताएं लिखी थी। इसके शासन काल में इसके शासन के दौरान संगीत पर एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम लज्जत ए सिकंदरी है। सिकंदर लोदी ने सरदारों पर पूर्ण नियंत्रण रखा था। तो इस तरह से आपको सिकंदर लोदी के बारे में याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जीतने वाले पहली बार भारत है। बात कर लेते हैं भारत की, तो भारत पहली बार यह जो है जूनियर खिताब जीता है, जो 4 बार विजेता रहे दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। इसीलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है, देखिए। अगला प्रश्न बोला है अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था? तो याद रखिएगा कि अबुल फजल का हत्या जहांगीर के उस्काने पर वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया था। तो वीर सिंह बुंदेला को जहांगीर ने इनाम दिया था, पुरस्कृत किया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो याद रखेंगे कि व्यापगत सिद्धांत के तहत डलहौजी ने डलहौजी ने 1848 में सबसे पहले उसने सतारा सतारा को उसने मिला लिया था 1848 में। उसके बाद उसने 1848 के बाद 1849 में जैतपुर संबलपुर को, 1850 में आपको बघाट को, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और करौली को 1855 में। जब 1856 आया तो अवध को उसने कुशासन के आरोप में विलय कर लिया। तो इस तरह से उसे जो है उसने व्यापगत सिद्धांत के तहत कुशासन के आरोप लगा करके 1856 में अवध को विलय किया था। तो यहाँ पे बोला है कि अवध को मिलाया गया था तो अतिक्रमण सिद्धांत के आधार पर या कुशासित राज्य घोषित करके। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला अगला है मैथ का सवाल है। तो मैथ का सवाल मैं आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। यदि आपको डिस्कशन यदि आपको अच्छा से हल करना है, यदि प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से कम समय में बना करके भेज देंगे, यूट्यूब पर डाल देंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं 46 का बी हो जाएगा, 47 का डी हो जाएगा, 48 का देखिए 48 नंबर 48 का देखें तो 48 बी हो जाएंगे, 49 49 भी बी हो जाएगा, 50 50 को देखिए 50 में राइट आंसर हो जाएंगे आपको, 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 51 देखिए 51 का आंसर हो जाएगा आपको बी। बी द एक्यूरेट आंसर है। 52 का देख लीजिए, 52 का हो जाएगा आपको ए। 53 का देखिए, 53 का आंसर हो जाएगा आपको डी।
54 का आंसर हो जाएगा, 54 का आंसर बी होगा। देखिए बी हो जाएंगे 54 का, ये रहा बी हो जाएंगे 700, 7163, 54 का आंसर होगा। 55 का आंसर देखिए, 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी 29, 56 का आंसर हो जाएगा आपको बी 77, 57 का आंसर हो जाएगा, 57 का आंसर हो जाएगा ए, 58 का आंसर हो जाएगा सी, 59 का आंसर हो जाएगा बी, 59 का बी, और 60 का ए हो जाएगा। देखिए 60 का ए हो जाएगा, 61 का, 61 यहाँ से देख लीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा, यहाँ मिलान करना है। बोला है कि 1550 से सॉरी 1950 से 64 के दौरान भारत का विदेशी नीति का लक्ष्य, ठीक है, पंचशील समझौता, बांडारुंग सम्मेलन और बांडुंग सम्मेलन और दलाई लामा। तो दलाई लामा एक तिब्बती यात्री थे, तिब्बती व्यक्ति थे। वही पंचशील समझौता आपको ध्यान रखना है कि यह जो है अ, इसका जो हो जाएगा आपको ध्यान रखना है कि पहला का जो है आपका हो जाएगा, इसमें मिलेगा अखंड संप्रभुता और आर्थिक विकास 1950 से 64। वही आपको इसका हो जाएगा 3, शांति और सहपूर्ण 5 सिद्धांत को पंचशील समझौता कहा गया है। अब तो लास्ट आंसर आपका ये हो जाएगा डी। तो इस तरह से आप मिला करके देख लेंगे। हालांकि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आप मिला करके एक बार देख लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि मालदीव का आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि मालदीव का आधिकारिक भाषा दिबेही है। मालदीव की आधिकारिक भाषा की बात करें तो मालदीव की आधिकारिक भाषा आपको ध्यान रखना है दिवेही। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन से मालदीव 26 जुलाई 1965 को स्वतंत्रता मिला था। तो कब मालदीव आज़ाद हुआ था, इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर है आपका है 63। 63 नंबर प्रश्न में बोला है कि नेपितौ निम्नलिखित में से किस सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो नेपितौ जो है आपको म्यांमार की राजधानी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। थिम्पू भूटान की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। निम्नलिखित भाषाओं में से निम्नलिखित किनको सरकार ने क्लासिकल भाषाएं घोषित किया है? तो तमिलनाडु भी, तमिल को भी घोषित किया है, कन्नड़ को भी घोषित किया और तेलुगु को भी घोषित कर दिया है। तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। बात कर लेते हैं थोड़ा अन्य फैक्ट्स की। तो ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो है ना टोटल क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं, जिसमें से आपका आता है तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। 2008 में कन्नड़ भाषा को जो है क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 उपधारा के अधीन कौन सा संख्या की स्थापना है? कौन सी? तो ध्यान रखेंगे, ग्राम कचहरी की स्थापना 2006 में धारा 90 के उपधारा के तहत हुआ है। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये नाटक है और नाटक जो है आपको ध्यान रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अंधेर नगरी चौपट राजा लिखा गया है। बात कर ले सुमित्रा नंदन पंत तो इन्होंने पल्लव और चिदम्बरा लिखा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। मैला आंचल मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और वही आपको बात कर लेते हैं भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कुरुक्षेत्र और उर्वशी, वही काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा अग्निवीणा लिखा गया है।
बिहार के गाँवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुँच के लिए कौन-सा योजना प्रारंभ किया गया है? तो गहरी पहुँच के लिए आपको ध्यान रखना है, मेरा गाँव गौरव योजना चालू किया गया है। यह योजना 2015 में चालू किए गए थे। 5वीं राज पंचायती राज एवं व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गाँव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन-सी कार्यक्रम चलाया गया था? तो इसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम दोनों ही चलाए गए थे। राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है, आपको ध्यान रखना है, 1900 राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत 1953 में 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वही आपको ध्यान रखना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। भारत के उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्थो जयः। यतो धर्मस्थो जयः इसका आदर्श वाक्य है। यतो धर्मस्थो जयः का अर्थ होता है धर्म की जीत होती है। महाभारत के में कुल 11 बार इससे मिलता-जुलता शब्द प्रयोग किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ डैश नदी प्रणाली का हिस्सा है, तो ये कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको सिक्किम है। वही सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। इस बातों को ध्यान रखें। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे कि दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बात कर लेते हैं दर्रा की, तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला सिक्किम में है, वारालाचा हिमाचल प्रदेश में है, पीर पांजल जम्मू कश्मीर में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, नीति उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, माना उत्तराखंड में है, बुर्जिला जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से सभी दर्रे को आप याद रखेंगे। भारत की संसद जो है पहली लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था भारत की संसद में? तो 1968 में पहली लोकपाल विधेयक जो है ना लाया गया था। बात कर लेते हैं 1968 में लाया गया था, लेकिन 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को पहला लोकपाल बनाया गया था। लोक प्रहरी बैंकिंग क्षेत्र की स्थापना 1995 में किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल के अध्यक्ष हैं, जो कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, देखिए इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना में याद रखिएगा कि काराकोरम का भी हम बताए हैं 8611। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पर आपका आता है कंचनजंगा, तो 8586। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि किसका जो है 2 का 4 मिला हुआ है, अर्थात 2 का डी। तो 2 का डी डी ए और बी में तो है नहीं, तो ये बी कट गए। अब डी देख लीजिए कि डी का है कि नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ है 2 का डी है। और ध्यान रखेंगे के टू जो है आपको है 4 वाला को किस में मिला हुआ है? तो 4 वाला का सी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो जेरीमेंडरिंग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। वही जनमत संग्रह, आरंभक और प्रत्यावर्तन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के शासन शब्द होते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगर हम और चीज बात करें तो जेरीमेंडरिंग का प्रयोग यूएसए में किया जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से 3 एक समान है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग का सवाल है और रीजनिंग का सवाल मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर ए हो जाएगा और 77 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएंगे। 78 की बात करें तो ए हो जाएंगे। 78 का आंसर ए हो जाएगा। इसके राइट आंसर ए हो गए। 79 के आंसर देख लीजिए।
79 का आंसर बी हो जाएगा। देखिए, आशा करते हैं प्रश्न देख लिए होंगे। यहाँ देखिए बी हो जाएगा, 89 का आंसर ए हो जाएगा, सॉरी 79 का आंसर 80 का आंसर ए हो जाएगा। 81 की बात कर लेते हैं, तो 81 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। तो इस तरह से 81 तक हमने बता दिया आपको। आगे हम चलते हैं अगले की ओर। तो अगला जो है आपका देख लीजिए, अगला है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 में चलते हैं। 82 में आप देख लीजिए रीजनिंग है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए 83 में, 83 का आंसर भी आपका हो जाएगा सी हो जाएंगे। 84 का आंसर देखिए, 84 का आंसर देखिए तो 84 का आंसर हो जाएगा डी। 85 का आंसर देखिए तो 85 के राइट आंसर हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है ए। 85 का आंसर ए हो जाएगा। 86 का आंसर आपका हो जाएगा सी, सॉरी सी नहीं, 86 के आंसर हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है डी 144। वही आपका 87 का आंसर हो जाएगा, 87 का बी हो जाएगा। 88 की बात करें तो 88 का आंसर देख लीजिए, 88 का सी हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएंगे। 89 का देखिए तो 89 का आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है सी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी नहीं दिया है, यहाँ दिया है सी। देखिए 89 का आंसर सी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। वही 90 की बात कर लेते हैं, तो 90 का आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है सी। 90 का आंसर भी सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। 91 की बात करें तो 91 का आंसर पढ़ लीजिए पहले, गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है, तो गांधी सागर बांध आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपको गांधी सागर बांध चंबल नदी का हिस्सा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। चंबल नदी यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो भारत में आपको ध्यान रखना है सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आप देखिए, मरणोपरांत भारत का प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम बार मरणोपरांत 1966 में दिए गए थे, 11 जनवरी 1966 को। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में, वही रामचंद्रन को एम जी रामचंद्र को दिया गया था 1988 में, और भारत रत्न से स्वामी कामराज को 1976 में ही प्रदान किए गए थे। प्रथम बार आपको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। 1954 में भारत रत्न मिलने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन सभी को 54 में दिए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक चैत्र पड़ता है, एक चैत्र आपको ध्यान रखना है 22 मार्च को पड़ता है। जिस ताप पर द्रव वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो उसे कहा जाता है, तो उसे आपको ध्यान रखना है क्वथनांक कहा जाता है। अगला प्रश्न बोला है कि वह वस्तु जिनका गंधक एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑल्फैक्टी संकेतक के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 98। 98 में देखिए कि इनमें से कौन सा गतिविधि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे परिवहन के लिए सोलर गैस का उपयोग, ये ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेवार नहीं है, बाद बाकी सभी जिम्मेवार हैं, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव फ्यूज पर काम करता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, ये सब रीजनिंग का सवाल है, नहीं रीजनिंग नहीं, साइंस ही है। मल्टोज लार में उपस्थित होता है
और शर्करा मल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले में एंजाइमों के संबंध में बोला है, एंजाइमों के संबंध में एमाइलेज लार में उपस्थित होता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है डी आंसर, ए और बी दोनों ही सही है। इस बातों को ध्यान रखना है, स्टार्च शर्करा इसमें होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण अस्त और सूर्य होते हुए लाल रंग दिखना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, बाद बाकी सभी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। बोला है एरंजी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन। तो गाय के दूध में मिलने वाला जो प्रोटीन है उसका नाम मानव अल्फा लैक्टोबिक्टिन है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ए, मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ये होता है गाय के दूध में मिलने वाले प्रोटीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कौन सा होगा। अगला है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सबसे उत्तम उदाहरण आपका हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जितना आप ये दोनों को जोड़ करके देख रहे हैं उतना ही यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सही यही है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 104 की ओर बढ़ते हैं और 104 में बोला है कि लवण का सांद्रण बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म का परिवर्तन न होने का आशा करेंगे? तो याद रखेंगे कि अपवर्तनांक परिवर्तित नहीं होता है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ देखिए कथन सही बोला है, तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है 1, 2 और 3। 1, 2, 1, 3 सही है, 2 गलत है। अब देख लीजिए, CO2 बर्फ में जाना जाता है और CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है। तो इस तरह से 2 गलत है, तरल में नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 106। चलिए 106 में आंसर जान लीजिए, चूंकि रीजनिंग का सवाल है तो इसके राइट आंसर जो हो जाएगा 106 का डी। 107 का हो जाएगा, आपको ध्यान रखिए 107 का आंसर क्या हो जाएंगे? तो 107 का आंसर सी हो जाएगा। 108 का आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है 108 का आंसर हो जाएगा ए। 109 का आंसर देखिए, 109 का आंसर तो बोला है कि 29 नवंबर 2018 को गुरुवार था, तो कैलेंडर का सवाल है, इसका आंसर सोमवार हो जाएगा। उसके बाद बोला है 110 का डी आंसर हो जाएगा। 111 का देख लीजिए, 111 में बी हो जाएंगे। 113 में देखिए 113 में क्या होंगे? तो 113 में आपका बी हो जाएगा। 112 में आपका बी होगा, चचेरा ममेरा भाई हो जाएगा। वही 13 में आपका हो जाएगा बी, 6 हो जाएगा। 14 की बात कर लेते हैं, तो 14 में डी हो जाएगा। 14 में डी हो जाएंगे 63। 15 की बात करते हैं, तो 15 में आप देखिए कि 15 में क्या होगा? तो 15 में बी हो जाएंगे। इस तरह से 15 का राइट आंसर बी होगा। 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, लावनी। असंगत बोला है कौन है? सभी सभी जो है शास्त्रीय नृत्य है, बाद बाकी ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इस तरह से यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला है कि कौन विकल्प असंगत है, तो विकल्प जो है बी झुंड जो है ना असंगत है। उसके बाद बोला है कि कौन सा विकल्प, यहाँ पर बोला है कि क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर, तो राइट आंसर जो हो जाएंगे इसका ये हो जाएगा, डीजीसी आएगा। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि बोला है कि कौन सा टीम सदस्य है, तो टीम सदस्य जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 120 का आंसर हो जाएगा ए, निकाल के देखेंगे ए हो जाएगा। उसके बाद 121 का देखिए, तो सूर्यास्त और सूर्योदय के रक्ताभ होने का कारण, तो अभी बोले हैं कि लाल रंग होने का कारण जो होता है सूर्य का प्रकीर्णन होता है। इस तरह से राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 में देखिए
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कितना पीएच होता है? तो 10.5 होता है। वही अगर जल की बूंदें छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनता है, तो प्रकाश के परावर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। आगे बढ़ते हैं 24 में। 24 में देखिए, तो 24 का इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए बोला है कि इलेक्ट्रॉन का समान सीजियम में जितना संयोजकता होता है उतना होता है, वो कौन सा है? तो वह जो हो जाएगा आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम में सेम ही होता है। 125 की बात करें तो 125 में बोला है सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट का वेस्ट है। उसके बाद आप देखिए 126 का आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है। बात कर ले 127 की, तो 127 में देखिए 127 में बोला है कि अ, इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टीएम। मतलब इस किस तत्व का सदस्य नहीं है, मतलब कौन सा एक्टिनाइड के श्रेणी नहीं है? तो टीएम जो है ना एक्टिनाइड का नहीं है। प्रकाश डैश में संचारित होता है, तो प्रकाश आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या होगा? तो 128 का बोला है, 129 का बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है ए, धातु धनयान नहीं बल्कि ऋणायन होता है। बाद बाकी ऋणायन बोला है, कुचालक बोला है, ऑक्साइड अम्लीय बोला है, तो सही है सब। उसके बाद में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होने वाली शुष्क मतलब जीरोप्थैलेमिया हो जाता है? तो जीरोप्थैलेमिया विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, या जीरोप्थैलेमिया हो जाता है। ए, एप्सम लवण का यौगिक कौन सा है? तो मैग्नीशियम एप्सम लवण का यौगिक है। बात कर लेते हैं 132 की, तो 132 में बोला है 132 में देखिए हरे पौधे भोजन कार्बनिक कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, तो ये कथन गलत है। बाद बाकी सभी कथन सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न बोला है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सब उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य की मुकुट भी कहा जाता है, ये कौन होता है? तो सूर्य के मुकुट को हम कोरोना या परिमंडल कहते हैं। इस तरह से 34 का आंसर हो जाएगा। 35 का आंसर देखिए, तो 35 का आंसर जेम्स वाट हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। उसके बाद रेल इंजन का खोज स्टीफन ने किया है, रेल इंजन की खोज स्टीफन। गैस इंजन का खोज, तो गैस इंजन का खोज आपको ध्यान रखना है डेमलर ने किया है, डेमलर हो जाएगा। वही आपको इसका हो जाएगा ये, तो इस तरह से आप मिला के देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ध्यान रखना है ये हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर है, परमाणु बलों के सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो ये सिद्धांत का खोज आपको ध्यान रखना है हिडेकी ने किया था, हिडेकी युकावा ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है रीजनिंग का, आप देख लीजिएगा। रीजनिंग का हम आंसर सिर्फ बता दे रहे हैं, सी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। वही इसका आंसर हो जाएगा 137 का, तो 137 का आंसर हो जाएगा ए। 138 की बात करते हैं, तो 138 का आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है डी। 138 में डी हो जाएंगे। 139 की बात करते हैं, तो 139 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 140 की बात करते हैं, तो 40 में आंसर हो जाएगा बी। 141 की बात करते हैं, तो 141 देख लीजिए, इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे 41 में ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 की बात करें, तो 42 में आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है डी। 43 की बात करें, तो 43 का आंसर जो हो जाएगा बी। 43 का आंसर बी होंगे। 44 का आंसर 144 का आंसर देख लीजिए, सी हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। वही 45 की बात कर लेते हैं, तो 45 का आंसर राइट हो जाएगा ए, राइट आंसर
ये हो जाएँगे। 46 में देखिए, तो 46 में कौन-सा आंसर होगा? 146। देखिए 146 का आंसर कौन-सा होगा? तो 146 का सी हो जाएगा। 147 का 147 का हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है सी। 148 की बात करते हैं तो ए हो जाएगा। 148 ए हो जाएगा। 149 149 बी हो जाएगा। और लास्ट 50 है, तो 50 देख लीजिए 50 का कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि सेट आप किए हैं और पूरा डिस्कशन किए हैं। पूरा डिस्कशन यदि आप किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चूँकि आप यदि हमें हमें आगे बढ़ने का मौका देंगे तो ज़रूर है हम आपके लिए कार्य करते रहेंगे। इस तरह से जय हिंद, जय भारत।